नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाना और अपने श्रेष्ठ परंपराओं को साझा करना और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों ही शिवमय और शक्तिमय हैं। काशी और तमिलनाडु संस्कृति सभ्यता के कालातीत केंद्र हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र भी हैं। तमिलनाडु ने काशी के विकास में बहुत अहम रोल अदा किया है। उसके गौरव को आगे बढ़ा रहा है। தமிழகத்தின் திருமணங்களிலே காசி யாத்திரை என்று ஒரு நிகழ்ச்சி உண்டு. தன்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கும் முன்னர் திருமணத்தின் மணமகன் காசி யாத்திரை செல்வதாக அங்கே ஒரு வழக்கம் உண்டு. இவ்வாறு காசிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையே ஒரு நீண்ட பந்தம் நெடுங்காலமாக இருந்து வருகிறது. साथियों, काशी के निर्माण में, काशी के विकास में भी तमिलनाडु ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीएचयू के पूर्व कुलपति थे। उनके योगदान को आज भी बीएचयू याद करता है। श्री राजेश्वर शास्त्री जैसे तमिल मूल के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान काशी में रहे। उन्होंने रामघाट पर सांगवेद विद्यालय की स्थापना की। ऐसे ही पट्टाभिराम शास्त्री जी, जो कि हनुमान घाट में रहते थे, उन्हें भी काशी के लोग याद करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचकर डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए समर्पित है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब अटकाने, लटकाने और भटकाने का युग खत्म हो गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने उसी काम का आज लोकार्पण किया जिसकी आधारशिला भी हमने ही रखी थी। 2019 फरवरी में मैंने इसका शिलान्यास किया था। अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है। जो कमेंटेटर इसको चुनावी घोषणा कहते थे, आज 3 साल के भीतर ही वो इस आधुनिक भव्य स्वरूप से आकार ये हमारा एयरपोर्ट देख रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी हाजिरी में, लाखों लोगों की साक्षी में पूरा अरुणाचल आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। पूरा अरुणाचल जुड़ा हुआ है। ये भी एक बड़े गर्व की बात है। न अभी यहां कोई चुनाव है, न कोई चुनाव आने वाला है, उसके बावजूद भी हो रहा है। क्योंकि आज देश में जो सरकार है, उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। साल में 365 दिन, 24 घंटे हम देश के विकास के लिए ही काम करते हैं। और आप देखिए, अभी मैं जहां सूरज उगता है
उस अरुणाचल में हूं और शाम को जहां सूरज डूबता है वो दमन में मैं जाकर के लैंड करूंगा जी। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में अमित शाह आज हुंकार भरते हुए नजर आए, जहां आतंकवाद शांति के लिए खतरा है, ऐसा कहना है अमित शाह का। साथ ही अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, आतंकवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा नासूर है। टेरर फंडिंग पर भी कड़ी नजर है और कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कल से बीजेपी एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार भी शुरू करने जा रही है। और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के कैंपेन को शुरू करेंगे। कुल 14 जगहों पर बीजेपी विजय संकल्प रोड शो करेगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी के कौन से नेता कहां से विजय संकल्प रैली करेंगे, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तम नगर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय संकल्प रोड शो करते हुए नजर आएंगे, जहां इसके अलावा लामपुर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो करते हुए नजर आएंगे। पटपड़गंज से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दरअसल विजय संकल्प रोड शो का आयोजन कर रही है, जिसमें कौन कौन से नेता कहां पर रोड शो करेंगे वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शालीमार बाग से रोड शो करेंगे। गोंडा से असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा रोड शो करते हुए नजर आएंगे। नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो एक एक करके विजय संकल्प रोड शो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें कौन कौन शामिल होंगे। देवली से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं पटेल नगर से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी रोड शो करती हुई नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प रोड शो। वहीं रोहिणी से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसमें शामिल होंगे। चांदनी चौक से बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता रोड शो करेंगे, विजय संकल्प रोड शो। वहीं लक्ष्मीनगर से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो कौन से नेता कहां रोड शो करेंगे ये आपको इस वक्त बता रहे हैं हम। पूरी दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली से सांसद दिनेश लाल निरुआ रोड शो करते हुए नजर आएंगे। उत्तम नगर से सांसद प्रवेश वर्मा, और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेज 2 में बीजेपी प्रत्याशी और आम आदमी प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पटपड़गंज के वार्ड मयूर विहार से विपिन बिहारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं देवेंद्र आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में एक शख्स जेल के अंदर सत्येंद्र जैन की मालिश करते हुए नजर आ रहा है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सत्येंद्र जैन के जेल में मालिश कराने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद में बीजेपी ने भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कट्टर बेईमान ठग कानूनों का उल्लंघन कर जेल में मजे ले रहे हैं। उन्हें 5 महीने की जेल हो गई है, लेकिन अभी तक मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया। वहीं सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन को नर्व से जुड़ी हुई परेशानी है, इसलिए मसाज सहित एक्यूप्रेशर इलाज होता है। बीजेपी
सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना रही है। चुनाव जीतने के लिए साजिश है, हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाएं। अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर कर। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। बीमार कोई भी हो सकता है, इलाज किसी की जरूरत हो सकती है, इलाज किसी को भी दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री से लेकर जेल में बंद किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी की बीमारी और किसी के इलाज को इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, ये महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें आफताब दिखाई दे रहा है। आफताब के हाथ में बैग और बॉक्स भी दिख रहा है और वो जंगल की तरफ जाता नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज 18 अक्टूबर की रात 4:01 का है। बिहार के आरा में विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि केवल नाम और पद लेने से बिहार नहीं चलता। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आरा के प्रभारी मंत्री के पद पर भी हैं और इस तरह की घटनाओं को अपराधियों द्वारा उनकी ही सरकार में अंजाम दिया जा रहा है। फिर भी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है और उन्होंने ये भी कहा कि जंगल राज से भी खराब स्थिति इस वक्त बिहार की हो चुकी है। कराए थे और सुपौल में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का कांग्रेस कार्यालय पर महागठबंधन के तमाम नेताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक की गई। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, केंद्र में 2024 में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। बता दें कि महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करते हुए फीडबैक भी इस दौरान लिया गया। आज महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन से मुझे पंचायती राज मंत्री का जिम्मेदारी मिली है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसी जिले में जाऊं तो अपने महागठबंधन के साथियों के साथ मिलूं और आगे हम लोगों को पता है कि 2024 की चुनाव आने वाली, 25 की चुनाव है, 2024 की तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, निश्चित तौर पर लग रहा है कि 2024 में केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार आए। इसकी तैयारी और समीक्षा के बारे में भी जानकारी और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने से उनमें उत्साह बढ़ता। सिवान के वीएम हाई स्कूल प्रांगण में जिला नियोजन कार्यालय की ओर से एक बड़े स्तर पर नियोजन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी ने किया। इस मौके पर लगभग 30 से ज्यादा कंपनियों ने अपना कैंप लगाया और 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपनी इच्छा अनुसार कंपनियों से संपर्क कर अपने बायोडाटा और नियोजन हेतु अपने डॉक्यूमेंट जमा किए। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार के नियोजन विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम
कार्यक्रम कराया जा रहा है और ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इससे बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार मिलेगा। सहरसा जिला प्रभारी मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के सहरसा पहुंचने के बाद एक्शन मोड में नजर आए, जहां विकास भवन के सभागार में तमाम अधिकारियों को बुलाया और समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के सदर विधायक भी मौजूद रहे, साथ ही सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष और शहर के गणमान्य व्यक्ति और वार्ड पार्षद भी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि सभी विभाग के अधिकारी से जिले में विकास को लेकर पूछताछ की गई, तो वहीं लोगों ने अपनी अपनी समस्या को भी मंत्री के सामने रखा और मंत्री ने अधिकारियों से जवाब मांगा। सभी विभागों की समीक्षा की गई, कुछ विभागों के द्वारा देखी गई, कहीं कहीं कुछ कमियां पाई गई हैं। उन सब पे जो भी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी कार्य में कहीं भी किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सारे विकास कार्य जो हैं अग्रतर सही तरीके से हो, धरातल पे सही तरीके से सारी योजनाएं धरातल। बिहार के रोहतास जिले के नोहटा थाने में पुलिस से एक शराबी को छुड़ाने के लिए असामाजिक तत्वों ने पुलिस वाहन को घेरकर पथराव किया। भीड़ ने गिरफ्तार शराबी को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर चारों तरफ से घेरकर पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी के आगे का शीशा, पीछे का इंडिकेटर, साइड के दोनों शीशे टूट गए। ईंट पत्थर से अपर निरीक्षक ईश्वरी प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक अमोद झा को भी चोट लगी। दोनों का नोहटा रेफरल अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराया गया। इस वारदात के बाद इसने शाहपुर में छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में 32 लोगों को नामजद और 50 अज्ञात पर एफआईआर भी दर्ज की गई। सब रोवत का होत बा। चोट लगी, शाहपुर में गए थे दारू पीने वाला को पकड़ने के लिए, छापामारी अभियान में गए थे। दारू पी के वो भाग रहा था, नज़र से देखे, उसको पकड़ के गाड़ी में बैठाना चाहे, वो गाड़ी में नहीं बैठा। उसको पूर्ण रूप से अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि हमारा घर वाला आएगा और हमको बचा के ले जाएगा, इसलिए वो गाड़ी पर बैठबे नहीं किया। इसी में कोई आदमी उसके घर पर खबर कर दिया, घर से 5 बापूत आया लाठी डंडा ले करके और ज़बरदस्ती हमसे खींच करके उस कैदी को छोड़ा के ले गया और पहले का भी कैदी लेके भाग। बिहार के नालंदा में बख्तियारपुर रजौली 4 लेन पर बड़ा हादसा हुआ। यहां एक निर्माणाधीन पुल पर बीम चढ़ाने के दौरान गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक हेल्पर की मौत हो गई। घटना के बाद पुल का निर्माण करने वाली कंपनी के इंजीनियर और कर्मी वहां से फरार हो गए। वहीं गुस्साए लोगों ने मौके पर जमकर बवाल काटा। परिजनों ने नौकरी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएम ने मृतक के परिजनों को सभी प्रकार की सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया और तब जाकर मामला शांत हुआ। लोगों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की है। दिक्कत हुआ कि पुल चढ़ाने में अभी टूट रहा है, बाद में भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे जाके और खतरा होगा। अभी तो 2 आदमी मरा है, इसको बढ़िया से जांच कर लिया जाए तभी सरकार इनको अपना अलाउ दे, तभी अपना काम करे। अभी फिलहाल चढ़ाने की कब वक्त थी, पुल टूट गया, गिर गया, जिससे 2 लोग मर गए हैं। अभी नालंदा में शहरों की तरह गांव को स्मार्ट बनाने की दिशा में कोचरा पंचायत में कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। कूड़ा निष्पादन केंद्रों से ग्रामीणों को गंदगी से छुटकारा मिलेगा। गांव को भी शहरों की तरह स्मार्ट बनाने को लेकर कई तरह के प्रोजेक्ट पंचायतों में चलाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक पंचायत इस्लामपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत राज कोचरा है, जहाँ कचरा प्रबंधन को लेकर कूड़ा निष्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, तो वहीं सिंचाई को लेकर चेक डैम का निर्माण भी किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में धर्म परिवर्तन कराने की साजिश का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक दलित युवक को एक धर्म विशेष की युवती से प्यार हुआ, जिसके बाद लड़की ने युवक के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, लेकिन प्रस्ताव को युवक ने ठुकरा दिया। इसके बाद युवती के परिजनों ने युवक पर दबाव बनाने के लिए उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया और पैसे ऐंठे। हद तो तब हो गई जब युवक को अगवा कर खतना भी कर दिया गया। इसके बाद युवक को एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के यहां बुलाया गया, जहां सांसद इम्तियाज जलील ने अपने बॉडीगार्ड से पिटवाकर जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत पीड़ित युवक ने पुलिस से की, लेकिन सांसद के रसूख के चलते युवक पर ही केस दर्ज कर उसे और उसके पिता को जेल भेज दिया गया। घर पे ले जाके किडनैप करके मुझे वहाँ पे मारा पीटा, घर में मेरे कपड़े उतारे। उसके बाद शामिर शेख इन्होंने मेरे ऊपर पेशाब की। उसके बाद मेरा सुनता करा के ले लिया और वो सबका इन्होंने वो वीडियो बना के
मुझे ब्लैकमेल किया और मेरे पास से उन्होंने पैसे निकाले और वो उनका बोलना था कि मैं इस्लाम कबूल करके उनकी लड़की के साथ शादी करूं। मैंने इसके लिए मना करने के बाद उन्होंने मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें की। घर पे ले जाके किडनैप करके मुझे वहाँ पे मारा पीटा, घर में मेरे कपड़े उतारे, उसके बाद घर के अंदर इफ्तार जलील के घर के पास उनको लेके गए, उनको उनके बॉडीगार्ड ने मारपीट की। उसके बाद में इस बच्चे ने पुलिस स्टेशन में 100 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस वाले वहां पर आए, इस बच्चों को लेके गए, इसलिए वो बच पाए। उनके परिवार की ओर से दीपक के ऊपर धर्म परिवर्तन करने के दबाव बनाया जाता है। जब दीपक नहीं मानता है तो दीपक को अगवा कर मारपीट की जाती है और जबरदस्ती दीपक की खतना कराई जाती है। इस मामले में हद तो तब होती है जब एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील और उनके बॉडीगार्ड भी दीपक की पिटाई करते हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। जब युवक नहीं मानता है तो उसको झूठे केस में फंसाकर उसके पिता के साथ उसको जेल भेज दिया जाता है। अब देखना है इस खबर के बाद पुलिस कार्रवाई करती है या इम्तियाज जलील ऐसे बने रहते हैं। कैमरा आनंद के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, औरंगाबाद। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान बुलढाणा जिले के शेगांव में एक सभा को संबोधित किया। संबोधन में आगाज राहुल गांधी ने संत गजानन महाराज के जयकारे के साथ किया। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या और युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा को लगभग 70 दिन हो चुके हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अब यात्रा महाराष्ट्र में है। इस यात्रा का लक्ष्य है लोगों के दर्द को सुनने और समझने का है। भगवी पताका त्यांच्या आधी ज्यांनी देशासाठी बलिदान केलं, त्यांच्या वडिलांना या देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी प्राण द्यावे लागले, अशा राहुलजींना चिंता करू नका। जनता की आवाज को सुनने से, जनता से गले लगने से लोग जुट बुलढाणा जिल्ह्यातील भारत सगळ्यांना विनंती आहे, शांत थांबा, जिथं आहात तिथं थांबा, पहिलं बसून घ्या खुर्चीवर। महाराष्ट्र के लातूर जिले में महिला ग्राम प्रधान ने इतिहास रच दिया। बता दें कि महिला ग्राम प्रधान ने गांव का विकास कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसका हमारे संवाददाता किशोर ने मौके पर जाकर जायजा भी लिया। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान रंजिता संदीप मोरे ने बीते 5 सालों में महिलाओं के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पानी समेत खूब सारी योजनाओं को गांव के हर घर तक पहुंचाया है और गांव का पहले के मुकाबले अभी अच्छा विकास कर दिया है। 2017 में निवडणूक जो हुई थी उस वहीं से सरपंच रंजिता संदीप मोरे इनके कार्यकाल में बहुत अच्छी तरह से गांव का विकास किया हुआ है। हमारे एरिया में तो बहुत नाली का पानी, गंदा पानी रहता था, अब वो उसकी समस्या बहुत सोयस्कर हुई है, वो सफल हो गया है। मानेजोड़गा में 2 जम्मू कश्मीर के नगरोटा की रहने वाली सीमा देवी ने अपने काम से नई उपलब्धि हासिल कर ली है और बन गई है जम्मू कश्मीर की पहली महिला ई रिक्शा चालक। पहली महिला ई रिक्शा चालक ने एक मिसाल कायम की। आपको बता दें कि सीमा शादीशुदा है और उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। वो ई रिक्शा चलाती हैं और ऐसा करने वाली जम्मू क्षेत्र की पहली महिला हैं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।